अभय अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वेनिस गया हुआ था। वेनिस में सड़कें पानी की होती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार नहीं, लॉन्च नावों से जाना पड़ता है। वह मुरानो ग्लास फैक्ट्री देखने गया था। वे लोग लाइव शो दिखाते हैं, यानी ग्लास को पिघलाकर कैसे उसे विभिन्न शक्लों में ढाला जाता है। अभी शो शुरू होने में कुछ वक्त बाकी था, सो वह बाहर एक पेड़ की छाया में बैठकर वेनिस की सुंदरता देख रहा था। ग्रैंड कैनाल में सैलानी वेनिस की विशेष नाव गोंडोला, और अभय मन ही मन सोच रहा था कि वेनिस बनाने वाले के दिमाग की दाद देनी होगी। जुलाई का महीना था, काफी गर्मी थी। तभी एक इंडियन लड़की आकर उसके बगल में बैठ गई। उसने अभय से कहा, हाय, मुझे लग रहा है कि आप इंडिया से हैं। हाँ, मैं इंडियन हूँ, बोलकर अभय ने उस लड़की को एक बार गौर से ऊपर से नीचे तक देखा। मन ही मन सोच रहा था, श्यामल वर्ण में भी इतना आकर्षण। मैं केरल से हूँ, वेनिस घूमने आई हूँ, लड़की बोली। और मैं, अभय, बनारस से हूँ, मैं भी एक टूर पैकेज पर आया हूँ। फिर एल्मा ही ने हाथ बढ़ाया और हैंड शेक कर कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी पर न जाने क्यों लग रहा है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। तब तक शो का समय हो गया था और दोनों फैक्ट्री के अंदर चले गए। इसके बाद दोनों साथ साथ ही फैक्ट्री घूमे। फैक्ट्री से निकलकर दोनों ने फैक्ट्री से जुड़ा भव्य शोरूम देखा। एक से बढ़कर एक शीशे की कलाकृतियां और घरेलू उपयोग के सामान थे। उन्हें वहां खरीदा जा सकता था या ऑर्डर देने पर वे लोग दिए पते पर इंश्योर्ड पार्सल कर देते थे। पर दोनों में किसी ने भी कुछ नहीं खरीदा था। अभय ने पूछा, क्या तुम अकेले यहाँ आई हो? नहीं, मेरी सहेली भी साथ में है। हम तो यहाँ 3 दिनों से हैं। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह नहीं निकल सकी। अब मैं यहाँ से सीधे होटल जाऊंगी उसी के पास, एल्मा ने जवाब दिया और ओके बाय बोल कर चली गई। अगले दिन को वह वेटिकन सिटी में था। यह अत्यंत छोटा सा शहर जिसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त है और विश्वविख्यात है। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। यही पोप का मुख्यालय भी है। यह रोम शहर के अंदर ही दीवारों से घिरा एन्क्लेव अंत क्षेत्र है। एक आइसक्रीम की दुकान पर खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहा था, तभी एल्मा भी वहां आ गई थी। अभय ने कहा, हाय एल्मा, क्या सुखद आश्चर्य है, आज फिर हम मिल गए। पर तुम आज भी अकेली हो? तुम्हारी सहेली कहाँ रह गई? तुमने इंडिया की न्यूज सुनी? कल मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। 200 से ज्यादा लोग मरे हैं और सैकड़ों घायल हैं। घायलों में मेरी सहेली का भाई भी था। वह रोम चली गई है, वहां से सीधे मुंबई जाएगी। ओह, हाउ सैड। पता नहीं हमारे देश को किसकी नजर लग गई है। खैर, तुम वेटिकन घूम चुकी हो? नहीं, अभी सेंट पीटर बेसिलिक बाकी है। ओह, तुम क्रिश्चियन हो? अभय ने पूछा। हाँ, बोली एल्मा। पर एल्मा, मुझे क्यों बार बार लग रहा है कि पहले भी तुम्हें देख चुका हूं। एक बार से ज्यादा ही तुम केरल में कहाँ रहती हो? केरल मेरा नेटिव स्टेट है, पर स्कूलिंग के बाद वहां नहीं रही। मैं हैदराबाद चली आई। अभय चौंक कर बोला, हैदराबाद? क्यों? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मैंने वहीं माधापुर के नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है और वहीं रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम भी करती हूँ। तभी मुझे बार बार लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है। मैं भी वहीं माधापुर के साइबर टावर्स में स्थित ओरेकल कंपनी में काम करता हूँ। चलो, अच्छा है, कोई परदेश में बिल्कुल अपने शहर का आदमी मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अभय को तब तक कुछ याद आया तो कहा, अब मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें मैंने पहले कहाँ देखा है। वहाँ कोंडापुर के एक रेस्टोरेंट में, जो हर संडे को 99 रुपए में बुफे ब्रेकफास्ट देता है। सही कहा है तुमने। मैं तो कोशिश करती हूँ हर संडे वहां जाने की और 99 रुपए में ब्रंच, नाश्ता और दोपहर का मिलाजुला भोजन
कर लेती हूँ। नाश्ते के नाम पर जी भर के जितना खाना पीना हो सिर्फ 99 रुपए में हो जाता है, एल्मा बोली और हंसकर आगे कहा, लड़कों का काम ही यही है। जहां मौका मिला नजरें चुराकर लड़कियों को देखने लगते हैं। डोंट माइंड, मजाक कर रही थी। वेटिकन के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो यहाँ से इंग्लैंड होते हुए इंडिया जा रही हूँ। और तुम? मैं तो यहाँ से सीधे वापस इंडिया जाऊंगा। लेकिन एल्मा को अब बेसिलिक रोमन विशेषाधिकार प्राप्त चर्च देखने जाना था। वह जाते जाते बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। जब दोनों हैदराबाद में ही हैं, तो कभी मिल भी सकते हैं। अपना ख्याल रखना। 1 मिनट रुको, हैदराबाद में मिलने के लिए यह रख लो। बोलते हुए उसने अपना कार्ड एल्मा को दे दिया। एल्मा ने भी पर्स से अपना एक कार्ड निकालकर अभय को दे दिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। कुछ दिनों के बाद दोनों हैदराबाद में थे। एक दिन अभय ने एल्मा से फोन करके पूछा, संडे को क्या प्रोग्राम है? रेस्टोरेंट में ब्रंच के लिए आ रही हो? वह तो आना ही है, वरना 99 रुपए में भरपेट नाश्ता और खाना दोनों कहीं नहीं मिलेगा, वह भी क्वालिटी फूड। चलो तो फिर वहीं मिलते हैं। संडे को दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिले। दोनों अपने अपने दोस्त व रूममेट के साथ गए थे। एल्मा ने अपनी सहेली निशा से दोनों का परिचय कराया। अभय ने भी अपने दोस्त का दोनों लड़कियों से परिचय कराया। चारों एक ही टेबल पर बैठे थे। बुफे था, चारों जम के पेट पूजा कर रहे थे, साथ में बातें भी हो रही थी। अपने दोस्त को इंगित करते हुए अभय बोला, मैं कोंडापुर में इसके साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहा हूँ। और तुम? मैं भी निशा के साथ माधापुर में ही एक 2 रूम का अपार्टमेंट शेयर करती हूँ। और आज क्या कर रही हो? मूवी चलोगी? बोलो तो मैं अपने मोबाइल से 4 टिकटें यहीं से बुक कर देता हूँ। एल्मा ने अपनी सहेली की ओर देखा तो उसने कहा, चलेगा। फिर अभय ने वहीं से दोपहर 2 बजे शो की टिकटें बुक कर दी। इसके बाद चारों अपने अपार्टमेंट गए और फिर सही समय पर सिनेमा हॉल पहुंच गए थे। मूवी देखने के बाद चारों ने कैफे में कॉफी पी और फिर वे अपने अपने अपार्टमेंट के लिए चल दिए। इसके बाद अभय और एल्मा दोनों अब अकेले भी मिलने लगे थे। उनके साथ अब उनके रूममेट नहीं होते थे। छुट्टी के दिन वे दिन भर साथ रहते, घूमते फिरते, होटलों में जाते और मूवी देखते थे। देखते देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोनों इस स्थिति को भी समझ रहे थे कि वे अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे। एक दिन अभय ने एल्मा को शादी के लिए प्रोपोज भी कर दिया था। एल्मा ने कहा, मुझे तो तुमसे बेहद प्यार है और मैं पर्सनली तो इसके लिए तैयार हूँ, पर हम लोगों को एक बार अपने माता पिता को भी बताना चाहिए। संभव हो वे हमारी शादी से खुश भी हों। अभय बोला, ठीक है, हम दोनों अगले संडे को उन लोगों को यहाँ बुला लेते हैं। अगले रविवार दोनों के माता पिता हैदराबाद पहुँच गए थे। उसी दिन शाम को वे 6 लोग, अभय, एल्मा और उनके माता पिता शाम को हैदराबाद के केबीआर पार्क में मिले। दोनों के माता पिता के बीच बहस चल रही थी। अभय के पिता ने कहा, ये अंग्रेज सबसे पहले केरल में ही आए थे, फिर वहां के गरीब, असहाय या पिछड़े लोगों को प्रलोभन देकर या बहकाकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। उनके आने के पहले तो वहां क्रिश्चियन नहीं थे। हम लोग तो सदियों से हिंदू हैं। हमको यह शादी स्वीकार है बशर्ते कि आप लोग हिंदू धर्म अपना लें, वरना हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। एल्मा के पिता ने अपना तर्क देते हुए कहा, हम तो दादा परदादा के समय से ही क्रिश्चियन हैं। हम भी यही चाहते हैं कि अभय हमारा धर्म अपना ले। वैसे भी हिंदू धर्म तो बस इंडिया और नेपाल में ही है, जबकि हमारा धर्म दुनिया के अनेक देशों में प्रचलित है। अभय के क्रिश्चियन बनने के बाद ही हम एल्मा की शादी की इजाजत दे सकते हैं, वरना हमें यह शादी मंजूर नहीं है। अभय और एल्मा दोनों के माता पिता अपनी अपनी बात पर अड़े थे। कोई भी झुकने को तैयार न था, बल्कि बहस अब गर्म हो चली थी। दोनों अपने अपने धर्म को अच्छा साबित करने में लगे थे। तभी अभय ने ऊंची आवाज में कहा, आप लोग बहुत बोल चुके हैं।
अब कृपया शांत रहे। कुछ हम दोनों पर भी छोड़ दीजिए। आखिरी फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। एल्मा बिल्कुल खामोश थी, बल्कि थोड़ी सहमी थी। सब लोग पार्क से निकल अपने अपने घर चले गए। अगले दिन ही दोनों के माता पिता हैदराबाद से लौट गए थे। इधर अभय ने एल्मा से पूछा, हम दोनों के माता पिता को बिना धर्म परिवर्तन किए यह शादी मंजूर नहीं है। मैं तो कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ। तुम मेरा साथ दोगी? मुझे तुमसे प्यार है और शादी से कोई एतराज नहीं, पर बड़ी समस्या यह है कि मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन सभी मुझ पर आश्रित हैं। पिताजी ने काफी खेत बंधक रखे हैं मेरी पढ़ाई के लिए। पिताजी ने कहा है कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो मुझसे उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब मैं उन लोगों को कैसे छोड़ दूं? मेरी स्थिति समझ रहे हो न तुम? तब मैं क्या समझूं? तुम्हारा फैसला। मैं मजबूर हूं, मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकती। तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? एल्मा बोली, मैं तो यह भी नहीं कहूंगी कि तुम मेरे लिए अनिश्चितता की स्थिति में रहो। तुम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। इसके बाद दोनों जुदा हो गए। मिलना जुलना जाने अनजाने ही कभी हो पाता था, पर फोन पर संपर्क बना हुआ था। कुछ दिनों बाद अभय ने चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अब एल्मा से फोन पर भी संपर्क नहीं रहा था। इस बीच 3 साल बीत चुके थे। अभय शिमला घूमने गया था। दिसंबर का महीना था, बर्फ तो गिर ही रही थी, ऊपर से मौसम भी खराब था। जोरों की बारिश हो रही थी। वह अपने होटल के कमरे में बैठा था। रात हो चुकी थी। तभी कॉल बेल बजी तो उसने सोचा कि वेटर होगा और कहा, खुला है, आ जाओ। दरवाजा खुलने पर जो आकृति उसे नजर आई तो कुछ पल के लिए उसे लगा कि सपना देख रहा है, पर जब वह उसके और निकट आई तो वह आश्चर्य से कुछ देर तक उसे देखता ही रहा था। भीगे कपड़ों में एल्मा सामने खड़ी थी, सूटकेस लिए। अभय बोला, तुम अचानक यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? सब बताऊंगी। मैं भीग गई हूँ। पहले मुझे चेंज करने दोगे? ठीक है, बाथरूम में धुला टॉवेल है, जाओ चेंज कर लो। थोड़ी देर में एल्मा चेंज कर निकली। तब तक अभय ने उसके लिए कॉफी मंगा दी थी। उसने कहा, कॉफी गरम है, पी लो। कॉफी पीते हुए एल्मा ने कहा, मैंने हैदराबाद के तुम्हारे रूममेट से मोहाली का पता लिया। मोहाली गई तो वहां से तुम्हारे रूममेट ने मुझे यहाँ का पता दिया। मैं सब छोड़ तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता है तुमने अभी तक शादी नहीं की है। क्या तुम मुझे अपनाने को तैयार हो? अभय बोला, मैं तो पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, पर तुम्हारा धर्म, तुम्हारे माता पिता और बहन? मैं तो प्यार को धर्म से बड़ा मानती हूँ। हम दोनों धर्म बदले बिना भी अपना रिश्ता निभा सकते हैं। मैं तो तैयार हूँ, पर तुम्हारा परिवार? अभय बोला। एल्मा बोली, मेरी बहन नर्सिंग करके दुबई में नर्स है। उसने वहीं पर लव मैरिज कर ली है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास आने की हिम्मत दी है। माता पिता को हम दोनों बहनें पैसे भेजती रहेंगी, जिससे वे अपने खेत छुड़ा लेंगे। मैं भी चंडीगढ़ की गारमेंट कंपनी में जॉब कर लूंगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एल्मा आगे बोली, पर पहले यह बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी कैसे करता? तुम्हारा इंतजार था, अभय बोला। वह तो ठीक है, पर तुम्हें यकीन था कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे अपने प्यार पर यकीन था, बोलकर अभय ने एल्मा को अपनी आगोश में ले लिया।